लोगों को समझ में आ गया ना, जो खट्टर साहब ने काम किया वो एक ऑफिस में बैठ के IAS ऑफिसर ने बता दिया, वैसे कर लिया। जमीन पे जो लोगों ने कुछ कहना चाहा तो उसको चंद्रयान में भेज दिया, किसी को कहाँ भेज दिया, सुनी नहीं उन्होंने। 5 सीटें जीत के कांग्रेस से कुछ निकला। ये जनता ने बीजेपी को नहीं देना चाह रही थी, और कुछ दिख नहीं रहा था किसको दे हम। जैसे ही 5 लोकसभा सीटें जीती है कांग्रेस ने हरियाणा से, हुड्डा एंड उसकी पार्टी जो है ओवर कॉन्फिडेंस में नजर आ रही है। उनको ये लगता है कि 5 सीटें हम जीत गए हैं, बिना संगठन के, बिना किसी रणनीति के हम लोग विधानसभा के अंदर भी बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं। आपको लगता है कहीं ना कहीं कमी लग रही है अभी? मतलब आज हुड्डा जाता है ना कहीं रैली के अंदर, तो कितनी भीड़ इकट्ठी होती है, आज रैली होती है। आज हुड्डा बीजेपी में शामिल हो जाए तो क्या वो भीड़ बीजेपी में चली जाएगी? नहीं जाएगी सर। आप उनको विकल्प के रूप में हुड्डा नजर आ रहा है। एक बड़ी चीज और निकल के सामने आई है, 10 की 10 लोकसभा सीट के ऊपर कांग्रेस ने बढ़त ली है। इसमें कोई कांग्रेस की या कांग्रेस के नेताओं ने कोई इतना ज्यादा काम नहीं किया है कि उनको बढ़त मिली है तो वो उसका श्रेय ले इसके। ये बीजेपी की खामियां थी। अभी तो शाम से विधायिका किरण चौधरी जी ने कांग्रेस छोड़ दी, बोली जी तो हुड्डा अपने आप ही वो कर रहे हैं, खुद ही मंत्री बन के बैठे हैं, खुद ही मुख्यमंत्री है, खुद ही PM है, किसी को कुछ समझता नहीं है, हमारी तो बेइज्जती कर देता है हर बात के ऊपर, छोड़कर भागे, बीजेपी ज्वाइन कर ली। किरण चौधरी चलेगी बीजेपी में, तो बीजेपी के खिलाफ जो लोग है वो किरण चौधरी के फेर के कारण, किरण चौधरी के कारण वो बीजेपी के फेर में थोड़ी आ जाएंगे। लोग किरण चौधरी को वाकई में नेता मानते हैं या फिर जो बंसीलाल की विरासत है उसकी वजह से जो है उनकी चौधरी इतनी है तो शाम के? किरण चौधरी उस वक्त भी दिल्ली विधानसभा की डिप्टी स्पीकर रही है जब बंसीलाल की गवर्नमेंट हुआ करती, वो कांग्रेस में रही है उस वक्त भी। तो पहले से भी वजूद है उनका, ऐसी बात नहीं है। 46 विधानसभा सीटों में कांग्रेस जीतती है और वो मोदी की लहर के। अब विधानसभा के चुनाव खट्टर के काम पे होने हैं, नायब सिंह सैनी के काम पे नहीं होने हैं। जिस चीज को वो अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं उसके ऊपर उन्होंने काम करना शुरू कर दिया, काम करना शुरू कर दिया है। किसान आंदोलन को बड़े हल्के में ले रहे थे वो लोग, और PPI की जो इसके बारे में बड़े हल्के में चल रही थी, अभी समाधान श्योर भी कर रहे हैं, काफी चीजों के ऊपर अच्छा काम भी कर रहे हैं। आज शैलजा और हुड्डा जो पिछले चुनाव की तरह एक तरह भाई बहन की तरह जब बात करते हैं, हम ये मेरे बहन है, मेरी भाई है, मेरे भाई है, उस तरह अगर आ जाए, पॉसिबल नहीं लग रहा मेरे को, तो भाई साहब मैं कह रहा हूँ कि क्लीन स्वीप है सब कुछ। 70 सीटें मिनिमम है कांग्रेस की। मैंने भी बयान पढ़ा था जयप्रकाश जी का, उन्होंने बाकायदा विजेंद्र सिंह के समर्थकों के नाम लिए हैं और बोला था कि वो बीजेपी के एजेंट बने हुए थे और उनके परिवार वाले भी एजेंट बने हुए थे। पहली बात तो मैं कहता हूँ जयप्रकाश जी को इतनी ओछी राजनीति में नहीं आना चाहिए। अब जीत गए हैं ठीक है, आगे ना देखना चाहिए। पहले क्या था कि वहाँ के लोग ना भजनलाल जी के बारे में ना कुछ भी बोलने से, भजनलाल फैमिली के बारे में कुछ भी बोलने से ना बचते थे। बट आज क्या हो रखा है, आज गली में ना किसी गली में निकल जाओ, कोई बंदा हो चाहे उसको राजनीति का आर भी ना पता हो, वो भी मतलब उनकी टांग खिंचाई करने में कसर नहीं छोड़ता। अब कुछ वजूद इनका बचेगा या फिर एक ऐसा हल्का जिससे CM बनता आ रहा है, जो CM के लिए वोट करता है, उसको मंत्री भी नहीं बनाया। मतलब आपकी पार्टी छोड़ के आ रहा है, उनको आस है ना आदमपुर, चलो कुलदीप और भव्य की आस छोड़ो ना, आदमपुर को भी तो आस है ना। बिल्कुल। वो कैसे आप लोगों के साथ होंगे? नड़वा के अंदर क्या लग रहा है, डिप्टी स्पीकर का दबदबा खत्म हो चुका है, इन्होंने कुछ काम किया है नहीं किया, लोग इनसे खुश हैं कि नहीं है, और आगे इनको टिकट मिलने की संभावना मिलती है तो जीत पाएंगे या फिर कहाँ जाने वाले हैं? दबदबा तो खट्टर साहब का खत्म हो गया और ये मान लिया बीजेपी ने, वरना उनको हटाने की क्या जरूरत थी। वो बोलते हैं जंगल में मोर नाचा देख किसने देखा। बात तो अब खट्टर साहब को चेंज किया है, किसी कारण से तो किया ना। 9.5 साल खट्टर साहब मुख्यमंत्री रहे हैं और पिछले 2-3-4 महीने से नायब सैनी जी मुख्यमंत्री है, तो दोनों को कंपेयर करें तो किन को किस तराजू में आप रखते हो? तो वो बात होगी ना घर के अंदर नई नई बहू आई है तो आप 1 साल तो बता ही नहीं सकते उसके बारे में। लोकतंत्र के अंदर है ना, आप पर्ची खर्ची कितनी बात कर लो सर, खर्ची की तो नहीं बोलूंगा, लोकतंत्र में पर्ची नहीं चलेगी तो लोकतंत्र क्या हुआ? और एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था, उसके अंदर मैं देख रहा था कि ग्रुप D में ज्वाइनिंग के लिए भी PhD किए हुए बंदे, MA MCOM किए हुए बंदे भी लाइन में लगे हुए थे। बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को अपना विधानसभा प्रभारी यहाँ का बना दिया है, पर कांग्रेस की तरफ से अभी तक कोई शुरुआत नहीं हुई है। ये ढीलापन है या फिर अभी कुछ और तैयारियों में चल रहा है? इसका मतलब ना कितना संगठन बना लो, कितना कुछ कर लो, जनता ना, जनता ने चुनाव लड़ना होता है। जनता ही, हाँ जनता ने चुनाव लड़ना होता है। नमस्कार, मैं कमल लोहान और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। लोकसभा चुनाव हो चुके हैं, विधानसभा का बिगुल बजना बाकी है, पर तोड़फोड़ शुरू हो चुकी है और
पूरी हरियाणा की राजनीति में बेसिकली हिसार में क्या हलचल हो रही है, उस चीज़ पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार टाइम्स ऑफ इंडिया व दैनिक ट्रिब्यून से एडवोकेट कुमार मुकेश जी। कुमार मुकेश जी नमस्कार। नमस्कार जी। क्या अभी तक का जो सिनेरियो रहा है उसके हिसाब से क्या लग रहा है आपको, विधानसभा में क्या होने वाला है? देखो, अगर भविष्यवाणी वाली बात करें तो मतलब ज्योतिषी तो है नहीं, लेकिन संभावनाओं पे बात की जा सकती है। तो संभावना मेरे को लगती है, जो रिजल्ट अभी जो लोकसभा चुनाव के आए हैं उसमें 46 सीट पे बीजेपी आ रही है, मतलब कांग्रेस जीतती है। ठीक है। तो 46 सीट तो मैं मानता हूँ ये पक्की है कांग्रेस की। ये तो उस कंडीशन में है जब मोदी की लहर साथ में थी। मतलब 46 सीटें तो आपने तो क्लियरली कांग्रेस की सरकार बना दी। हाँ। एक बड़ी चीज और निकल के सामने आई है कि 90 की मतलब 10 की 10 लोकसभा सीट के ऊपर कांग्रेस ने बढ़त ली है। हाँ। 10% से लेके 21-22% तक उन्होंने बढ़त ली है। बिल्कुल। तो इसको किस तरीके से देखते हैं, किस नजरिए से आप देखते हैं? देखो, हमने पहले भी चर्चा की थी लोकसभा चुनाव पे, और मैं आज भी यही कहूँगा, इसमें कोई कांग्रेस की या कांग्रेस के नेताओं ने कोई इतना ज़्यादा काम नहीं किया है कि उनको बढ़त मिली है तो वो उसका श्रेय ले सके। ये बीजेपी की खामियां थी, बीजेपी की नीतियों की खामियां थी। लोग परेशान थे और उनको कांग्रेस के अलावा कोई विकल्प नजर नहीं आ रहा, क्योंकि जेजेपी बीजेपी के साथ मिल गई थी, इन्हें लोग इतनी उभर नहीं पा रही थी, तो उनको एक विकल्प के रूप में कांग्रेस नजर आई थी, इसलिए कांग्रेस को बढ़त मिल गई। कांग्रेस का या कांग्रेस के नेताओं का इसमें इतना ज्यादा योगदान नहीं है। कांग्रेस के नेता तो खुद परेशान चल रहे हैं। अभी तो शाम से विधायिका किरण चौधरी जी ने कांग्रेस छोड़ दी, बोली जी तो हुड्डा अपने आप ही वो कर रहे हैं, खुद ही मंत्री बन के बैठे हैं, खुद ही मुख्यमंत्री है, खुद ही पीएम है, किसी को कुछ समझता नहीं है, हमारी तो बेइज्जती कर देता है हर बात के ऊपर, छोड़कर भागे, बीजेपी ज्वाइन कर ली। तो वहां से उनके जाने का कुछ फर्क पड़ना है कांग्रेस को, या फिर बस ठीक है चला गया तो चला गया? देखो, हर एक नेता का ना एक छोटा वोट बैंक तो होता ही है। मतलब उसको हम ये नहीं कह सकते कि अगर वो तोसाम से जीतते हैं तो तोसाम का सारे लोग उनके साथ, ऐसा नहीं हो सकता, वहाँ और भी नेता है। लेकिन अब का जो इलेक्शन है ना, इस बार का इलेक्शन, वो नेताओं पे नहीं है। जैसे हम बात करें, रणजीत चौटाला हिसार से भी हारा, हिसार में कौन था? सावित्री जिंदल बीजेपी के साथ जी, कमल गुप्ता बीजेपी के साथ, और ये गौतम सरदाना बीजेपी के साथ। रह कौन गया यहाँ? और तो कोई बड़ा नाम है ही नहीं हिसार के अंदर। फिर भी किस हजार वोटों से जीता? मतलब उम्मीद ये कर रहे थे कि 50 से 60 हजार की लीड तो नॉर्मल आएगी। वो लीड जाके तो क्योंकि लोगों ने मन बना लिया है, बीजेपी के खिलाफ आक्रोश है लोगों के अंदर। अब वो तोसाम, ये मतलब मैं कहूँ किरण चौधरी चलेगी बीजेपी, मतलब बीजेपी के खिलाफ जो लोग है वो किरण चौधरी के फेर के कारण, किरण चौधरी के कारण वो बीजेपी के फेर में थोड़ी आ जाएंगे। लोग किरण चौधरी को वाकई में नेता मानते हैं, या फिर जो बंसीलाल की विरासत है उसकी वजह से जो है उनकी चौधरी इतनी है तो शाम के? नहीं, ऐसा नहीं है। किरण चौधरी उस वक्त भी दिल्ली विधानसभा की डिप्टी स्पीकर रही है जब बंसीलाल की यहाँ गवर्नमेंट हुआ करती, वो कांग्रेस में रही है उस वक्त भी। तो पहले से भी वजूद है उनका, ऐसी बात नहीं है, लेकिन एक विरासत के रूप में तो मिला ही है। अब कुछ फर्क पड़ेगा कांग्रेस को? दोनों चीजें हैं सर, मैंने वही बात करी कि लोगों के अंदर गुस्सा है ना। अब गुस्से के कारण आज मैं बताऊंगी, आज जैसे कांग्रेस की बात करें, आप हुड्डा को मान रहे हो, कांग्रेस को, हुड्डा बीजेपी में चला जाए ना, तो भी ये नहीं कि पूरी जनता बीजेपी के साथ हो जाएगी। मतलब आज हुड्डा जाता है ना कहीं रैली के अंदर, तो कितनी भीड़ इकट्ठी होती है, आज रैली होती है, आज हुड्डा बीजेपी में शामिल हो जाए तो क्या वो भीड़ बीजेपी में चली जाएगी? नहीं जाएगी सर। आप उनको विकल्प के रूप में हुड्डा नजर आ रहा है, हुड्डा के पीछे नहीं है वो, क्यों? उनको ये लगता है हुड्डा हरा सकता है बीजेपी को। एक ये बात और भी सामने आ रही है निकल के, जैसे ही 5 लोकसभा सीटें जीती है कांग्रेस ने हरियाणा से, हुड्डा एंड उसकी पार्टी जो है ओवर कॉन्फिडेंस में नजर आ रही है। उनको ये लगता है कि 5 सीटें हम जीत गए हैं, बिना संगठन के, बिना किसी रणनीति के हम लोग विधानसभा के अंदर भी बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं। आपको लगता है कहीं ना कहीं कमी लग रही है अभी भी? नहीं, देखो संगठन में तो कमी है ही इनके, लेकिन ये और कॉन्फिडेंस नहीं है सर, ये तो डाउन है कॉन्फिडेंस इनका, अभी डाउन है। अभी जब रिजल्ट नहीं आया, उससे पहले मेरे कई नेताओं से बात हुई थी, वो जो इनका प्री पोल एग्जिट पोल आया था, वो गए अब तो 2 ही सीटें आनी है। मैं, तुम पागल हो रहे हो? तुम जमीन पे तुमने काम नहीं किया क्या? तुमने देखा नहीं क्या जाके क्या हो रहा है? मैं बोला हो ही नहीं सकता, झूठे हैं ये। और उसके बाद में रिजल्ट के बाद हम आए, उनके फोन, यार आपको पता था, यार सही कह रहे हो आप, पर जमीन पे तुम भी जाते हो, जमीन में हम भी जाते हैं। बात वही है सर कि 46
विधानसभा सीटों में कांग्रेस जीतती है और वो मोदी की लहर के। अब विधानसभा के चुनाव खट्टर के काम पे होने हैं, नायब सिंह सैनी के काम पे नहीं होने हैं। खट्टर के कारण जो लोगों में दुख है या विरोध है ना, वो मोदी को सीएम थोड़ी बनेगा। अब पता नहीं किसको बना दे, तो विधानसभा के चुनाव में माइनस जाएगा खट्टर वाला जो विरोध है। मोदी का फैक्टर काम नहीं करेगा। यहाँ पर जो 10 साल मनोहर लाल खट्टर ने काम किए हैं वो ही काम आने वाले हैं, वही जाएंगे। और उसकी एंटी इनकम्बेंसी है, लोगों में है डर, तभी तो ये समाधान शिविर लगवा रहे हैं। मैं आपको उदाहरण बताऊंगा सर। एक ये कारपेंटर आया था बनाने के लिए जी। उसकी माँ को क्या नाम पेंशन नहीं बनी। सारे लोग पेंशन के लिए, बुढ़ापा पेंशन के लिए घूमते रहते हैं। उसकी माँ कुछ काम नहीं करती, उसके पिताजी कुछ काम नहीं करते। मैंने पूछा तुम्हारा घर कितना बड़ा है, तुम्हारा बिजली का बिल कितना आता है, हर चीज सब कुछ सही था उसका। तो मैं चलो जाके समाज कल्याण विभाग में चला गया, मुझे बना दो जी, गरीब आदमी है, मेरे पास आया था। मैं चलो कोई बात नहीं, यानी इसको नहीं पता, मैं चला जाता हूँ, ऑटोमेटिक बन जाएगी। नहीं बनी। 2-3 महीने वेट कर लिया, फिर कुछ अधिकारियों से बात करी कि हाँ बन जाएगी, नहीं बनी। मतलब मैं जो नहीं हो सकता ना, मैं चलो एक गरीब आदमी कह रहा है, मेरा कोई जानकार है, मिल लेता हूँ। बनी नहीं सर, कभी क्या अड़ा दिया, कभी क्या अड़ा दिया। समाधान शिविर में गया कि आपकी पेंशन बन गई। इतना डर उनको समझ में आ गई ना, ये चीज पहले समझ में आ जाती तो ये काम ही ना होते। जिस चीज को वो अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं उसके ऊपर उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। लेकिन किसान आंदोलन को बड़े हल्के में ले रहे थे वो लोग, और पीपीआई की जो इसके बारे में बड़े हल्के में चल रही थी, अभी समाधान शिविर भी कर रहे हैं। काफी चीजों के ऊपर अच्छा काम भी कर रहे हैं। इसी दौरान एक बड़ा सवाल, और मैं कभी कल हुड्डा साहब को लाइव सुन रहा था, तो एक सोनीपत के अंदर एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे, तो उसमें उन्होंने 4-5 बड़ी बातें की थी। तो मैं एज ए जर्नलिस्ट आपसे जानना चाहूँगा कि ये पॉसिबल है या कर सकते हैं, या फिर चुनावी जुमले। सबसे बड़ी बात उन्होंने बोली थी कि जैसे ही कांग्रेस की सरकार हरियाणा में बढ़ेगी, हम जो बुजुर्गों की पेंशन है ना 3000 से सीधे 6000 पे कर देंगे। क्या ये फिजिकली पॉसिबल है? सर ऑल ओवर इंडिया के अंदर जो 31 रुपये पेंशन है हरियाणा में कहीं नहीं है, उनके लिए पॉसिबल नहीं है, हरियाणा में मिल रही है ना। तो बोल रहे हैं तो कुछ ना कुछ करेंगे, नहीं करेंगे तो फिर जैसे ये आए थे सरकार में, उनको भी देख लेंगे। देखो वो तो उनको, देखो वित्त मंत्रालय को उनको देखना है। मेरे को नहीं लगता इम्पॉसिबल है ये चीज़ें। हरियाणा एक प्रोस्पेक्टिव स्टेट है और काफ़ी कुछ मिलता है यहाँ, काफ़ी कुछ टैक्स है, सब कुछ है। उसके अलावा भी बहुत काम करने का तरीका होना चाहिए ना आदमी के पास। कांग्रेस की कमियाँ क्या क्या है, अगर किन कमियों को सुधारने की उनको जरूरत है अभी विधानसभा के लिए? सबसे बड़ी कमी है एकजुटता। एकजुट नहीं है। आज शैलजा और हुड्डा जो पिछली चुनाव की तरह एक तरह भाई बहन की तरह जब बात करते हम, ये मेरे बहन है, मेरी भाई है, मेरे भाई है, उस तरह अगर आ जाए, पॉसिबल नहीं लग रहा मेरे को, तो भाई साहब मैं कह रहा हूँ कि क्लीन स्वीप है सब कुछ। 70 सीटें मिनिमम है कांग्रेस की, अगर ये दोनों इकट्ठे हो जाए तो दोनों तो अपोजिट हो गए ना। शैलजा बोल रही कि जब मैं तो मुख्यमंत्री बनूंगी, हुड्डा साहब ने तो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ा कि जब मुख्यमंत्री की दौड़ के पार्टी मुख्यमंत्री का चेहरा तो किसी को बनाएगी नहीं ना। वो तो बाद में डिसाइड होगा, ये भी कर लेंगे आपस में बैठ के, बाद में जो डिसाइड होगा कर लेंगे। तुम अब तो इकट्ठे हो लो। जो विधायक जिनको ज्यादा मतलब विधायक तो क्या करता है आपको पता, किसी पार्टी में विधायक नहीं होता। कांग्रेस में दिल्ली वाले करते हैं और यहाँ बीजेपी में कोई और करता है। चलो एक बड़ा मुद्दा और है। हाँ। जेपी साहब चुनाव जीत गए यहाँ पर, कल बड़ा बयान दे रहे थे कि जो ब्रजेंद्र सिंह जो पूर्व एमपी है, उन्होंने तो खुलकर बीजेपी की सपोर्ट की है। सबको पता है बीजेपी की सपोर्ट की है, तो कांग्रेस एक्शन लेगी, बीजेपी की सपोर्ट की है या नहीं की है? बीजेपी से वापस कांग्रेस में आने के बाद में कुछ इज्जत बढ़ी है, या फिर जो थोड़ी बहुत इज्जत थी वो भी उन्होंने मिट्टी पलित करवा ली उसकी? देखो मैंने भी बयान पढ़ा था जयप्रकाश जी का, उन्होंने बाकायदा विजेंद्र सिंह के समर्थकों के नाम लिए हैं और बोला था कि वो बीजेपी के एजेंट बने हुए थे और उनके परिवार वाले भी एजेंट बने हुए थे। तो अब कुछ है जो नाम लिया, एक सांसद नाम ले रहा है कुछ लोगों का, हालांकि वो बड़े पद नहीं होंगे लेकिन उनके समर्थक तो हैं। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं तो खुल्लम पहली बात तो मैं कहता हूँ जयप्रकाश जी को इतनी अच्छी राजनीति में नहीं आना चाहिए। अब जीत गए हैं ठीक है, आगे ना देखना चाहिए, लेकिन उन्होंने नाम भी लिया है ना, तो कुछ ना कुछ तो सर गड़बड़ तो है, खिचड़ी तो पकड़ी है, कहीं ना कहीं कुछ कुछ चल रहा है। चलो आप घूम फिरा के अपने पड़ोस में आदमपुर में आते हैं। अभी कुछ टाइम पहले की बात है, उपचुनाव हुआ था जिसमें भव्य बिश्नोई जीत गए थे, जयप्रकाश जी हार गए थे। उससे पहले की बात है, मैंने कैंपेनिंग की थी
काफ़ी गांव में हम लोगों ने विजिट किया, तो पहले क्या था कि वहाँ के लोग ना भजनलाल जी के बारे में ना कुछ भी बोलने से, भजनलाल फैमिली के बारे में कुछ भी बोलने से ना बचते थे, मतलब खुल के कभी उनका नाम नहीं लिया। बट आज क्या हो रखा है, आज गली में ना, किसी गली में निकल जाओ, कोई बंदा हो चाहे उसको राजनीति का आर भी ना पता हो, वो भी मतलब उनकी टांग खिंचाई करने में कसर नहीं छोड़ता। अब कुछ वजूद इनका बचेगा या फिर? देखो, आदमपुर एक ऐसा हल्का है मेरे हिसाब से पूरे हरियाणा में, ऑल ओवर इंडिया में, जितना लगातार एक ही परिवार के साथ चलता है, और इसका रीज़न भी काफ़ी अलग है। उस वक्त की राजनीति अलग थी, उस वक्त ना आरटीआई थी, ना पारदर्शिता थी, कुछ नहीं था। तो यहाँ आदमपुर का कोई एक ऐसा घर नहीं होगा जहाँ पर भजनलाल ने उस घर को नौकरी ना दी हो। आज वो कोई रिटायर हो रहा है, कोई क्या हो रहा है, पेंशन पे है, मतलब प्रोस्पेक्टिव में आदमपुर बहुत आगे है, और उसकी देन सिर्फ भजनलाल है। तो अब क्या आदमपुर, तो ये जो हारे हैं वो किस लिए हारे हैं? मैंने बता ना, आज भव्य बिश्नोई होता या कुलदीप बिश्नोई होते तो आदमपुर से तो रणजीत से ज्यादा वोट मिलते ना, क्योंकि आप अपने वोट कितने ट्रांसफर कर सकते हो? नहीं कर सकते वोट। और दूसरा ना, खट्टर साहब बोल गए थे भजनलाल जी के बारे में नलवा के अंदर, वो भी इशू बने। और भव्य को आपने एक ऐसा हल्का जिससे सीएम बनता आ रहा है, जो सीएम के लिए वोट करता है, उसको मंत्री भी नहीं बनाया। मतलब आपकी पार्टी छोड़ के आ रहा है, उनको आस है ना आदमपुर। चलो कुलदीप और भव्य की आस छोड़ो ना, आदमपुर को भी तो आस है ना। बिल्कुल। वो कैसे आप लोगों के साथ होंगे? मतलब कुल मिला के मेरा जो सवाल यही है कि क्या ये जो अनदेखी हुई है राजनीतिक तौर पर कुलदीप की और भव्य बिश्नोई की, ये आगे आने वाले टाइम पे इनको बचा पाएगी, नहीं बचा पाएगी इनकी साख? आप बीजेपी की साख की बात कर रहे हैं या कुलदीप की? जो कुलदीप की साख तो बच ही रही है। आदमपुर हल्का ना कई बार देख लिया लोगों ने, और कई बार जोर लगा लिया, आदमपुर हल्का इस परिवार से नहीं जाएगा। वो बोलते हैं नमक हरामी करने वाली बात है, वो जिसे कुछ भी ना बने, इसके साथ रहे हैं अब तक। वो तो आगे भविष्य की तो हम क्या कह सकते हैं, लेकिन मेरा जो अब तक का देखने में आया ना, फाइट में आगे सब कुछ आ गया, लेकिन ये गढ़ कोई तोड़ नहीं पाया। अभी एक ऑडियो भी वायरल हुई थी, हाँ। हालांकि उसकी पुष्टि अभी तक नहीं हुई। उसमें जो अपने लोकसभा प्रत्याशी बीजेपी से रणजीत जी, वो बोल रहे थे कि जी कैप्टन कुलदीप बिश्नोई, रणधीर पनियार, सुभाष बराड़ा, इन्होंने मिलकर गेम कर दिया, मेरे साथ खेला कर दिया, मैं हार गया यहाँ से। उस बात में कितनी सच्चाई लग रही है आपको समीकरण देखते हुए? देखो, समीकरण देखते हुए मेरे को तो कोई सच्चाई नहीं लग रही। मतलब वो नकोसला है। 9 के 9 जो हलके हैं लोकसभा चुनाव के, कोई भी एक ऐसा हल्का नहीं है जिससे मतलब पिछले 2019 के चुनाव और इसके चुनाव में डाउन ना आई हो बीजेपी की परसेंटेज। सबसे ज्यादा भवानीखेड़ा हल्के में 10 से ऊपर है। भवानीखेड़ा हल्के में 11.68% की गिरावट आई है। पिछले 2019 के जो वोट मिले थे बीजेपी को और 2024 में वोट मिले हैं, और सबसे कम जो गिरावट आई है वो आई है आदमपुर में, नहीं हिसार में। हिसार से पहले आदमपुर। तो अभी देखो भवानीखेड़ा में कौन है फिर, उनके नाम भी तो आने चाहिए ना सामने। तो ये एक ट्रेंड था लोगों का, बता रहा हूँ ना, कि हिसार में इतने लोग मिलने के बाद भी वो 50,000 की लीड नहीं दिला पाए। तो वो गुस्सा तो था ना, था कौन? यहाँ कोई है नेता, हिसार में कोई है नेता कांग्रेस के पास नहीं है, कोई बावजूद भी इतने वोट मिल रहे हैं ना, तो विरोध, बीजेपी के विरोध के वोट मिल रहे हैं ना। आपके हिसाब से रणजीत जी टोटली फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए बातें बोल रहे हैं? हो सकता है, जैसे या जेपी ने नाम लिए वैसे, अब वो ऑडियो की भी पुष्टि नहीं कर रहे। देखो उनको ज्यादा पता है ना, देखो चुनाव उन्होंने लड़ा, मैं ये नहीं कह सकता कि वो फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं, लेकिन मेरा जो मानना है ना, मैं मेरा मानना बता रहा हूँ एज ए जर्नलिस्ट, कि मेरे को नहीं लगता ऐसा हुआ है, क्योंकि मैं एनालिसिस किया ना 9 के 9 हल्कों के, कहीं से भी ऐसा नहीं है कि कम है ज़्यादा, हर हल्कों से कम हुआ है। तो हर जगह जयचंद थे क्या? हाँ, ये बात तो उन्होंने लगभग बोली थी ना, नारनौंद के लिए भी बोल दी, हाँ, तो आदमपुर के लिए बोल दी। सर तो नारनौंद से 7.64% कम हुआ है पिछले के मुकाबले में कितना? हाँ, पिछले के मुकाबले में कितना है? पिछले देखो ना, पिछली बार नारनौंद से 37.49% वोट मिले थे, इस बार 29.85% वोट मिले। चलो आप बात करते हैं नड़वाल के। हाँ। नड़वा के अंदर भी बीजेपी जो है बड़ा कोई खास सा प्रदर्शन नहीं कर पाई है। हालांकि पिछली बार जो 2019 में चुनाव हुए थे विधानसभा के अंदर, तो 2 प्रत्याशी थे, कांग्रेस की तरफ से रणधीर पनियार जी थे और बीजेपी की तरफ से डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा जी थे। दोनों इसी नड़वा हल्के से बिलोंग करते हैं, उसके बावजूद यहाँ से बीजेपी जो है हार गई है। तो अभी यहाँ नड़वा के अंदर क्या लग रहा है, डिप्टी स्पीकर
का दबदबा खत्म हो चुका है, इन्होंने कुछ काम किया है नहीं किया, लोग इनसे खुश हैं कि नहीं है, और आगे इनको टिकट मिलने की संभावना मिलती है तो जीत पाएंगे या फिर कहाँ जाने वाले हैं? सर दबदबा तो खट्टर साहब के खत्म हो गया और ये मान लिया बीजेपी ने, वरना उनको हटाने की क्या जरूरत थी। खट्टर साहब तो ऊर्जा मंत्री बने हुए एक बात बताऊं सर, कांग्रेस के जितने भी नेता हैं, वीरेंद्र सिंह भी पहले जब बीजेपी में थे सेंटर मिनिस्टर, सेंटर की मिनिस्टर, आप किसी नेता को बोलोगे आपको सेंटर की मिनिस्ट्री चाहिए या स्टेट की सीएमशिप चाहिए, स्टेट की सीएमशिप मांगेंगे। हाँ वो डेफिनेटली। तो आप पद में बड़ा हो सकता है कैबिनेट मंत्री, लेकिन वो बोलते हैं जंगल में मोर नाचा देख किसने देखा। तो बात तो अब खट्टर साहब को चेंज किया है, किसी कारण से तो किया ना, तो साख तो उनकी रही नहीं ना, वो बीजेपी खुद ही मान ली। तो डिप्टी साहब के साथ की बात क्या करें हम। तो मतलब आप मनोहर लाल खट्टर को, रणवीर गंगवा को एक ही कैटेगरी सर। आप देखो जो लीडर था ना उसके लिए बीजेपी ने चेंज करके मान लिया कि नहीं रही साख अब इसके इन्हीं कारण। आप देखो ना इन चीजों को, आज कैबिनेट की मीटिंग है उसमें परिवार पहचान पत्र सबसे बड़ी गले की फांस बनी हो, उसमें काफी कुछ चेंज करने की चल रही है कि इसमें हो सकता है ये लोगों को राहत मिले। लोगों को समझ में आ गई ना, जो खट्टर साहब ने काम किया वो एक ऑफिस में बैठ के आईएएस ऑफिसर ने बता दिया, वैसे कर लिया। जमीन पे जो लोगों ने कुछ कहना चाहा तो उसको चंद्रयान में भेज दिया, किसी को कहाँ भेज दिया, सुनी नहीं उन्होंने, और वो उसका नतीजा लोकसभा चुनाव देख लिया। खट्टर साहब की बात कर रहे हैं तो 9.5 साल खट्टर साहब मुख्यमंत्री रहे हैं और पिछले 2-3-4 महीने से नायब सैनी जी मुख्यमंत्री है, तो दोनों को कंपेयर करें तो किनको किस तराजू में आप रखते हो, कहाँ पे कितना मार्क देना चाहोगे? सर ये तो वो बात होगी ना, घर के अंदर नई नई बहू आई है तो आप 1 साल तो बता ही नहीं सकते उसके बारे में, फिर भी इतना टाइम नहीं सर, वो तो पता क्या आपको बना देना तो आप भी आपके बारे में नहीं बता सकते। अब पिछली बार जब सबसे पहली बार जब खट्टर साहब बने थे ना सीएम, तो हुड्डा जी से पूछ लिया ये बार काम करने दो, 6 महीना 1 साल काम देखूंगा उसके बाद में बोलूंगा, नया बंदा आया करने दो। बात तो फिर जब चुनाव आचार संहिता लग गई, अब उसके बाद में अब काम करने का मौका मिला, देखो क्या करते, काम क्या कर रहे हैं, वो तो रफू कर रहे हैं, जो चिथड़े हो रहे थे ना उन पे रफू कर रहे हैं, सिलाई का काम। हाँ वो खट्टर साहब के चिथड़े किए हुए थे ना चीजें, उन पे रफू कर रहे हैं वो। तो अब आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर बीजेपी को अब इस सिचुएशन में कहाँ स्टैंड देखते हो, आप कहाँ देख रहे हो? सर एक बात सुनो कि मान लो बात कर रहे हैं वैसे, आप मेरे से कुछ रुपए उधारे ले गए, ठीक है, और बोले 2 महीने में दे दूंगा, आप 2 साल हो गए रुपए नहीं दिए आपने मेरे, और जब लास्ट में आपके ये होगा ना मुकेश अब मेरे को छोड़ेगा नहीं, कर ले भाई ब्याज भी ले ले, तो क्या मैं वो रिलेशन आपके मेरे पहले जैसे उस जैसे रहेंगे क्या? नहीं, व्यवहार तो खराब हो गया। देखो तो व्यवहार तो खराब कर दिया, अब कितने कर दो सर, बात वही, जनता के तो इन्होंने हक था वो तो दिया ही नहीं था, अब कितना ही दे दो, ब्याज के साथ दे दो, कुछ कर दो। 6 महीने में लोगों की मेंटेलिटी बदलती है क्या? मेरे को नहीं लगता कुछ होगा, लेकिन देखो मामूली % होगा, लेकिन जितना डेंट लगा हुआ है ना वो उसकी डेंटिंग नहीं हो सकती। चलो पिछले 10 साल जो कांग्रेस के थे, 9.5 साल से पहले पिछले 10 साल कांग्रेस के थे और ये 9.5 साल है, हुड्डा सरकार और खट्टर सरकार में किसको बेस्ट मानते हो एज ए जर्नलिस्ट आप? सर ये तो ना 22पन हो जाएगा। नहीं 22पन की बात नहीं भाई, देखो उनकी खट्टर साहब से लोग परेशान थे ना 10 साल में, एक्चुअली में लोग है ना देख के परेशान हो जाते हैं, तभी तो बीजेपी को चुना। अब इससे परेशान हो गए तो विकल्प में नहीं आ रहा खट्टर साहब को चुनने, लोग कहाँ अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाले। लेकिन एक्चुअली में यहाँ एक चीज़ बताता हूँ कि खट्टर साहब वाली सरकार में ना जैसे 1 नंबर का काम हो, 2 नंबर का काम हो, मैंने देखा है 2 नंबर का तो क्या होता है, वो होना तरीका होता है, 2 नंबर का काम सारे 1 नंबर के होते हैं। वो हर आदमी पहुंच में था कि किससे करवाना है, कैसे करवाना है, हो जाते थे काम। मान लो मैंने फैक्ट्री लगा सरकार में, हाँ मतलब पर्ची खर्ची चलती थी हुड्डा सरकार में, चलो पर्ची चल जाए, खर्ची चले। एक बात बताऊं सर, लोकतंत्र के अंदर है ना, आप पर्ची खर्ची कितनी बात कर लो सर, खर्ची की तो नहीं बोलूंगा, लोकतंत्र में पर्ची नहीं चलेगी तो लोकतंत्र क्या हुआ? मैंने आपको विधायक चुना और आपने अपने बंदों को सीएम बना दिया, मेरा काम है 1 नंबर का काम है, वो लोग अड़ा रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो आपकी पर्ची नहीं ले जाऊंगा, फिर लोकतंत्र कहाँ रहा? अगर लोकतंत्र ही ना हो तो आईएएस ऑफिसर चलाएंगे सरकार, चीफ सेक्रेटरी चलाएगा सरकार, हमें चुनने की जरूरत ही नहीं है। पर्ची तो लोकतंत्र का मैं ये मानता हूँ कि जरूरी चीज है, बिना पर्ची के सर आप
काम आपकी सुनवाई कहाँ होगी? जनता की सुनवाई कौन करेगा? डीसी थोड़ी करेगा, एमएलए करेगा। बिल्कुल सही। और एमएलए पर्ची नहीं देगा तो फिर किस चीज का एमएलए वो? एक ये जो खर्ची गलत है। खर्ची गलत है। हाँ। और एक आजकल जो ये और बीजेपी पर्ची पे ना, नौकरियों में पर्ची गलत है। मैं वैसे ओवरऑल नहीं बता रहा हूँ हाँ, मैं आपको। वही आ रहा था मैं। पर्ची तो पता क्या है कि सिफारिश ऐसे थोड़ी होता है। ये होता है कि भाई मैंने आपके लिए सपोर्ट किया, आपको विधायक बना दिया, अब आप तो अब मेरा भी बनता है कि मेरा काम है मैं आपसे निकलवाऊं। नहीं, ये काम नहीं है। जैसे मैंने वही बात बताया, कारपेंटर आया था, उसकी माँ का ना पेंशन नहीं बन रही थी, उसका काम तो जेन्युइन था ना, उसका हर सिस्टम में फिट बैठ रहा, लेकिन नहीं बन रही, उसकी सुनवाई नहीं कर रहा है, तो उसके लिए कोई पर्ची बना देता है कोई विधायक। वो उस पर्ची की बात कर रहा हूँ मैं, या फोन कर देता उसके लिए। लेकिन अब जनता ने बता दिया कि तुम हमारी नहीं सुनोगे तो हम भी नहीं सुनेंगे, फिर अपने आप बन गया ना उसका काम। मैं उस पर्ची की बात कर रहा हूँ। फिर कहाँ जाएगा आईएएस ऑफिसर? उस अधिकारियों के चक्कर काट काट के थक गया। कहाँ जाएगा अपनी सुनाने के लिए? विधायक के पास ही जाएगा, पार्षद के पास जाएगा, उनके पास पावर ही नहीं कुछ काम करने की। तो लोकतंत्र कहाँ रहा फिर तो हम तो इन्हीं नौकरशाहों के जैसे चाहेंगे वैसे चलेगा। एक बीजेपी ने एक नारा दे रखा है, हाँ। हमारी जो सरकार है ना, बिना पर्ची और बिना खर्ची की सरकार है। और डी ग्रुप के अंदर इन्होंने ना दुनिया भर की भर्तियां की है। तो ये जो डी ग्रुप की जो भर्तियां हुई हैं, आपको क्या वाकई में लगता है कि बिना पर्ची और बिना खर्ची की हुई है? देखो, डी ग्रुप की भर्ती में जो पहली भर्ती हुई थी, उसके अंदर मैंने काफ़ी स्टोरी भी की थी, उधर फतेहाबाद के गाँव की कहीं की, एक गांव में से कई लोग लगे। और उसके बाद गांव वालों ने ना अपने स्कूलों के अंदर, सरकारी स्कूलों के अंदर खुद के जेब से, पंचायत के जेब से, जैसे टीचर नहीं है तो खर्चे से टीचर रखने शुरू कर दिए। और प्राइवेट स्कूलों से अपने बच्चों को निकाल लिया कि तुम लोगों ने हमारे बच्चे को ग्रुप डी के लायक भी नहीं बनाया, हम तुम्हें क्यों फीस दें, हम अपने हिसाब से स्कूल चलाएंगे। अपने स्कूल चलाने शुरू कर दिया फतेहाबाद। देखो वो भर्ती वास्तव में, देखो आटे में नमक है, नमक में कुछ तो पता नहीं है सरकारी सिस्टम है कहाँ क्या हुआ होगा, लेकिन जितनी ईमानदारी से वो भर्ती हुई ना, वो जो गांव में वोट बैंक बना बीजेपी का, वो उसी भर्ती के कारण बना। लेकिन बाकी ग्रुप डी की कह रहा हूँ मैं, बाकियों की नहीं कह रहा हूँ मैं, और बाद में उसकी भी नहीं कह रहा, पहली भर्ती की बात कर रहा हूँ। एक अगर समझदार इंसान की बात करें तो आप वाली बात है कि एक जो आपने जो अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाकर इस लायक भी नहीं बना पाया कि ग्रुप डी के लिए भी उनको इतना स्ट्रगल करना पड़ा। और एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था, उसके अंदर मैं देख रहा था कि ग्रुप डी में ज्वाइनिंग के लिए भी पीएचडी किए हुए बंदे, एमए एमकॉम किए हुए बंदे भी लाइन में लगे हुए थे। तो इस चीज़ को कहाँ तक, किस हद तक सही देखते हैं आप? क्या मतलब इतनी कमियां हैं लोगों में, या टैलेंट खत्म हो गया है लोगों मतलब? देखो उसका ना कई वो ना हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। मैंने यहाँ कोर्ट में भी भर्ती हो रही थी पीएन की, सफाई कर्मचारी की, उसमें भी पीएचडी के आ रहे थे। तो होता क्या, मैंने कईयों से बात भी करी थी, कई अधिकारियों से बात करी, ये है क्या सिस्टम, क्या है ट्रेंड, क्या है। पीएचडी करने के बाद तो कोई प्राइवेट कॉलेज के अंदर भी लेक्चरर लग जाएगा, बिल्कुल कम पैसे कम मिल जाएंगे, लेकिन पीएन के बराबर तो नहीं होगा, कम से कम वैल्यूएबल जॉब तो होगा। हाँ, एटलीस्ट। लेकिन उनका तरीका पता क्या कि जैसे पीएन की जॉब है, कुछ और जॉब है, उनमें काम कम होता है, आप खाली ज़्यादा रहते हो, और उस खाली टाइम में आप तैयारी कर सकते हो कंपटीशन की। उनको नहीं चाहिए मैं पीएन हूँ क्या हूँ, आप देखते नहीं हो। एक पीएन था, एक सफाई कर्मचारी थी, वो वहाँ यूपी के अंदर, राजस्थान के अंदर भी, राजस्थान के अंदर आरएएस बन गई, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस में। तो पढ़ी लिखी तो थी ना वो, मिनिमम बीए तो आरएएस के लिए चाहिए ना। बीए होके सफाई कर्मचारी थी, उसके बाद बनी, कैसे बनी वो? क्योंकि वहाँ काम उसका सेवक भी कर दिया होगा। एक तो घर नहीं है, अलाउ नहीं करता ना उसको कंपटीशन की तैयारी करने के लिए। आप सोच के देखो, एक बच्चा आपके घर के अंदर बैठ के कंपटीशन की तैयारी करता है तो मंथली कितना खर्चा उसका, और वो पीएन की नौकरी लग के तैयारी करता है तो थोड़ा सा घर में भी दे सकता है, लाइक बेसिक एक्सपेंस उसका निकलना स्टार्ट हो गया। वहाँ इतना काम नहीं होता, दूसरी जॉब में काम ज्यादा होता है। और वो पीएन की जॉब में फिर भी कोई मानवता होती है, देखते हैं चलो इसको पढ़ रहा है ना, इसको कम काम देते हैं, ये चलो ये तो चलता है हर जगह। तो ये ट्रेंड का रीजन ये है, ज्यादातर लोग वो उस चक्कर में आते हैं, उनका परिवार अलाउ नहीं करता कंपटीशन की तैयारी करने के लिए, सोचता है यहाँ जॉब लग जाएगी तो परिवार भी चल जाएगा और हम टाइम भी मिल जाएगा कंपटीशन की तैयारी करने के लिए। बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को अपना विधानसभा प्रभारी यहाँ का बना दिया है, पर कांग्रेस की तरफ से अभी तक कोई शुरुआत नहीं हुई है। ये ढीलापन है या फिर अभी कुछ और तैयारियों में चल रहा है? सर, बीजेपी का संगठन बड़ा गजब का संगठन है, और पिछले लोकसभा चुनाव में जब कांग्रेस के प्रत्याशी घोषित हुए थे ना, उससे पहले तो ये अपने
लोकसभा क्षेत्र के 2-2 बार दौरे कर चुके थे इनके प्रत्याशी, और यहाँ पता ही नहीं था कौन आएगा। ये तो पिछली बार इनको तो 20 दिन मिले सिर्फ तैयारी करने की, और फिर भी देखो क्या रिजल्ट आया। सर आप इसका आप मतलब ना कितना संगठन बना लो, कितना कुछ कर लो, जनता ना, जनता ने चुनाव लड़ना होता है। जनता ही, हाँ जनता ने चुनाव लड़ना होता है। तो देखो है खामियां तो है, मैं इसको ये नहीं बोल रहा कि खामियां नहीं है, संगठन नहीं है, आप कर नहीं रहे हो। आप देखो बीजेपी तैयारी कर रही है विधानसभा चुनाव के लिए, मीटिंग कर रही है, यहाँ आपके पास चर्चे नहीं है, मतलब क्या कर रहे हो। मैं वही तो कह रहा हूँ, ये 5 सीटें जीत के कांग्रेस ने कुछ नहीं करा, ये जनता ने बीजेपी को नहीं देना चाह रही थी, और कुछ दिख नहीं रहा था किसको दे हम। आपको नहीं लगा कांग्रेस डरी हुई है कि भाई हमने जिला अध्यक्ष बना दिए या कोई और बड़ा पद दे दिया, तो जिसको पद दिया वो तो खुश है, जिसको पद नहीं मिला वो नाराज हो के कहीं बीजेपी की तरफ अगले बगले ना झाँकने लग जाए, ये डर तो नहीं सता रहा है? नहीं, संगठनों के अंदर ना सिर्फ एक ही पद होते हैं, शहरी अध्यक्ष, ग्रामीण अध्यक्ष, उसके अलावा इतने पद होते हैं, उसके लिए कोई नाराज नहीं होता कि और किसी को कैसे भी घुस कर दो, किसी को पद नहीं मिला भाई तेरे को टिकट में करेंगे वो करेंगे, ये चलता रहता है। ऐसा नहीं है कि पदों के कारण लोग जाएंगे, पद पे तो जरूरी है ना। एक्चुअली पदों में तो ये चल रहा है इनका आपस में, जैसे शैलजा है, हुड्डा है, ये आपस में इनका ये ना बने, इनका ये ना बने, इनके कारण नहीं बन रहे संगठन। ये एक हो जाए ना तो संगठन 1 मिनट में बन जाएगा। तो आपके हिसाब से लोकसभा में जिस तरीके से कांग्रेस ने बढ़त हासिल की है, तो विधानसभा में ये चमत्कार जारी रहेगा? वही बात सर, मोदी फैक्टर काट दो। लोकसभा चुनाव में जो बीजेपी का प्लस था मोदी फैक्टर, वो विधानसभा में माइनस कर दो। और 46 सीटें आई थी कांग्रेस की नहीं आई थी, वो अगेंस्ट बीजेपी थी, वही बात करूंगा मैं। तो मोदी फैक्टर काटने के बाद अगेंस्ट बीजेपी 46 से प्लस होगी। चलो कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और आपसे इस चर्चा के लिए। थैंक यू सर। तो ये थे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार कुमार मुकेश जी, जिनसे हमने हरियाणा की राजनीति के बारे में खुलकर चर्चा की। फिलहाल लोकसभा में जिस तरीके से बढ़त मिली है, तो विधानसभा के अंदर भी कांग्रेस की सरकार कुछ नया चमत्कार कर सकती है, कांग्रेस की सरकार बन सकती है। हालांकि उनको अभी संगठन बनाने की जरूरत है और जिताऊ चेहरों के ऊपर बाजी लगाने की जरूरत है। आगे के अपडेट के लिए देखते रहें, जुड़े रहें CCTV न्यूज़ के साथ। नमस्कार।